जैन क्या है? बहुत थोड़े से असाधारण लोग ही ऐसी संभावना को यथार्थ में बदल पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से खतरे और उलझने आती हैं। बहुत समय पूर्व जो एक संभावना अस्तित्व में थी, सौभाग्य से उसका आध्यात्मिक विकास हो सका और जैन जैसी अनूठी चीज का जन्म हुआ, लेकिन कभी भी उसे समग्रता से समझा नहीं गया। मनुष्य की चेतना के पूरे इतिहास में केवल एक बार ही जैन जैसी कोई चीज अस्तित्व में आई। ऐसा होना अति असाधारण है। इसलिए पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहूंगा कि जैन है क्यों, क्योंकि यदि तुम इसे समझे ही नहीं तो यह प्रसंग अधिक सहायक न होंगे। तुम्हें इनकी पूरी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि और इसी संदर्भ में यह प्रसंग स्पष्ट हो सकेंगे, तभी अकस्मात तुम उसके अर्थ और महत्व को प्राप्त कर सकोगे। अन्यथा वे अलग अलग इकाइयां हैं। तुम उनका आनंद ले सकते हो, कभी तुम उन पर हंस सकते हो। वे बहुत काव्यात्मक हैं। वे अपने आप में बहुत सुंदर और अनूठी कला के नमूने हैं। लेकिन इन प्रसंगों को केवल बाह्य दृष्टि से देखने पर कि जैन क्या है, तुम उसके मर्म तक गहरे न उतर सकोगे। जैन के विकास के साथ ये घटनाएं कैसे घटीं, इन्हें समझने के लिए पहले आहिस्ता से मेरा अनुसरण करने का प्रयास करें। जैन का जन्म भारत में हुआ, वह चीन में विकसित हुआ और उसकी खिलावट जापान में हुई। तुम कैसे सभी से संबंध तोड़कर अलग हो जाओ? तुम कैसे अपने अंदर प्रवेश कर बाहर को भूल जाओ? यही कारण है कि जैन का जन्म भारत में हुआ। जैन का अर्थ होता है ध्यान। ध्यान शब्द ही बदलकर जापानी भाषा में जैन हो गया। ध्यान है भारत की चेतना का समग्र प्रयास। ध्यान का अर्थ होता है इतना अधिक अकेले हो जाना, स्वयं अपने ही अस्तित्व की इतनी अधिक गहराई में अंदर उतर जाना कि जहां विचार की एक तरंग भी ना रहे। वास्तव में अंग्रेजी में ध्यान का सीधा अनुवाद नहीं किया जा सकता। कंटेम्पलेशन ठीक शब्द नहीं है। ध्यान के लिए कंटेम्पलेशन का अर्थ होता है विचार करना, चिंतन करना। मेडिटेशन भी इसके लिए ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन को चित्त एकाग्र करने के लिए कोई वस्तु चाहिए। इसका अर्थ है कि वहां कुछ चीज है। तुम क्राइस्ट पर अथवा उनके क्रॉस पर मन को एकाग्र या मेडिटेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान का अर्थ होता है इतने अकेले हो जाना कि वहां मन एकाग्र करने के लिए भी कोई वस्तु ना हो, केवल वैयक्तिकता ही अस्तित्व में रही, बिना बादलों की शुभ्र निरभ्र आकाश जैसी शुद्ध चेतना ही रहे। जब यह शब्द चीन पहुंचा तो वह चांद बन गया। जब चांद जापान पहुंचा वह जैन बन गया। यह संस्कृत भाषा के मूल ध्यान से ही उद्भूत है। भारत ध्यान को जन्म दे सकता है। हजारों वर्षों तक भारत की पूरी चेतना ध्यान के पथ पर यात्रा करती रही है कि कैसे विचारों को गिराकर शुद्ध चेतना में जड़ें जमाई जाएं। बुद्ध के साथ ही यह बीज अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध से पहले भी यह बीज कई बार अस्तित्व में आया था, लेकिन वह ठीक भूमि ना पा सका था, इसीलिए विलुप्त हो गया। और यदि यह बीज भारतीय चेतना को दे दिया जाए तो वह मिट जाएगा, क्योंकि भारतीय चेतना अधिक से अधिक अंदर की ओर गतिशील होगी और बीज लघु से लघुतम, सूक्ष्म से और अधिक सूक्ष्म होता जाएगा, जब तक कि वह क्षण नहीं आ जाता कि वह अदृश्य हो जाए। केंद्र की ओर मुड़ती ऊर्जा चीजों को छोटा और सूक्ष्म बनाती है, उन्हें आणविक बना देती है, जब तक कि वह अकस्मात मिट न जाए। गौतम बुद्ध से भी काफी समय पूर्व उस बीज का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ध्यान करने वाले कोई पहले व्यक्ति न थे, और एक ध्यानी बनने के लिए, एक महान ध्यानी होने में, वास्तव में अतीत की लंबी श्रृंखला में वह अंतिम में से एक थे। उन्हें स्वयं अपने से पूर्व हुए 24 बुद्धों का स्मरण था। तब वहां 24 जैन तीर्थंकर भी हुए थे, और वे सभी ध्यानी थे। वे कुछ और करते ही नहीं थे सिवाय ध्यान के। वे बस ध्यान ध्यान और ध्यान करते थे, और वे एक ऐसे बिंदु पर आए जहां केवल उनका होना भर रह गया, और उसके अतिरिक्त प्रत्येक चीज मिट गई, भाप बनकर उड़ गई। पारसनाथ, नेमिनाथ, महावीर और अन्य दूसरों के साथ ही उस बीज का जन्म हुआ। तब से वह भारत की चेतना के साथ ही बना रहा। भारत की चेतना इस बीज को जन्म तो दे सकती है, लेकिन उसके विकास के लिए ठीक भूमि नहीं बन सकती। वह उसी दिशा में काम किए चली जाती है, और बीज सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, परमाणु अणु, और तब वह विलुप्त हो जाता है। ऐसा ही कुछ उपनिषदों के साथ घटा, ऐसा ही कुछ वेदों के साथ घटा, और ऐसा ही कुछ महावीर तथा अन्य लोगों के साथ ध्यान का हुआ।
बुद्ध के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा था, पर बोधि धर्म ने उसे बचा लिया। यदि वह बीज भारत की चेतना के साथ छोड़ दिया जाता तो वह कभी अंकुरित होता ही नहीं और विलुप्त हो गया होता, क्योंकि उसके अंकुरित होने के लिए एक अलग तरह की मिट्टी की जरूरत होती है। एक बहुत ही संतुलित भूमि और अंतर्मुखी होना बहुत गहरे में एक असंतुलन है, एक अति है। बोधि धर्म इस बीज को अपने साथ चीन लाए। चेतना के इतिहास में उन्होंने महानतम कार्यों में से यह कार्य किया। बुद्ध ने जो बीज संसार को दिया था, उन्होंने उसके विकास के लिए ठीक भूमि की खोज की। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं ये कहा था कि मेरा धर्म 500 वर्षों से अधिक अस्तित्व में ना रहेगा और तब वह विलुप्त हो जाएगा। वह इसके प्रति सजग थे कि इसी तरह हमेशा होता रहा है और भारत की चेतना ध्यान के बीज को पीसती चली जाती है, उसे छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ती चली जाती है, और तब एक क्षण आता है कि वह अत्यंत लघु और सूक्ष्म बनकर अदृश्य हो जाता है। वह और आगे इस संसार का भाग रह ही नहीं जाता और आकाश के शून्य में विलीन हो जाता है। बोधि धर्म का प्रयोग बहुत महान था। उन्होंने विश्व में गहराई से चारों ओर उस स्थान को खोजा जहां ध्यान का बीज विकसित हो सके। चीन, भारत अथवा जापान की भांति नहीं है, वह एक बहुत संतुलित देश था। कन्फ्यूशियस की विचारधारा ने उसे सदा मध्य में बनाए रखा, तो अंतर्मुखी और न बहिर्मुखी, न तो इस संसार के बारे में बहुत अधिक सोचने वाला और न उस संसार के बारे में अधिक विचार करने वाला, ठीक मध्य में बने रहने वाला। चीन ने किसी भी धर्म को जन्म नहीं दिया, उसने केवल नैतिकता और आदर्शों को जन्म दिया। वहां कभी किसी धर्म का जन्म हुआ ही नहीं। चीन की चेतना किसी धर्म को जन्म दे ही नहीं सकती थी, वह किसी बीज का सृजन नहीं कर सकती थी। चीन में जिन सभी धर्मों का अस्तित्व रहा है वे सभी बाहर से आए हैं, वे सभी आयात किए गए। बौद्ध धर्म, हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाईयत, ये सभी बाहर के देशों से चीन में आए। चीन की भूमि उपजाऊ और सुंदर है, लेकिन वह किसी धर्म को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि धर्म को जन्म देने के लिए किसी को भी अपने ही अंदर के संसार में गहराई तक जाना होता है। धर्म को जन्म देने के लिए किसी को स्त्री के शरीर के गर्भ जैसा बनना होता है। स्त्रैण चेतना अत्यधिक अंतर्मुखी होती है। एक स्त्री स्वयं अपने तक सीमित रहती है, उसके चारों ओर अपना एक छोटा सा संसार होता है, जितना भी संभव हो सके उतना कम से कम छोटा संसार। यही कारण है कि एक स्त्री को तुम बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों में दिलचस्पी लेते हुए नहीं देख सकते। नहीं, तुम उससे वियतनाम के बारे में चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकते, वह उसकी फिक्र करती ही नहीं। वियतनाम बहुत अधिक दूर है, उसके सोचने के दायरे से बाहर है। उसका संबंध तो अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों, कुत्ते, फर्नीचर, रेडियो और टीवी सेट से ही होता है। उसके चारों ओर एक छोटा सा सीमित संसार होता है। क्योंकि उसके चारों ओर का संसार बहुत छोटा होता है, इसलिए पुरुष के लिए स्त्री से बुद्धिगत चर्चा करना बहुत कठिन है। वे दोनों अलग अलग संसार में रहते हैं। स्त्री केवल तभी सुंदर लगती है जब वह खामोश रहती है। जिस क्षण वह बात करना शुरू करती है तो मूर्खतापूर्ण चीजें उसके बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। वह बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चा परिचर्चा कर ही नहीं सकती। वह प्रेम कर सकती है लेकिन बुद्धिमानी की बात नहीं कर सकती। वह कोई बड़ी दार्शनिक नहीं बन सकती। नहीं, यह संभव ही नहीं है। यह चीजें उसकी पहुंच के बाहर हैं। वह उनकी फिक्र करती भी नहीं। वह अपने ही संसार के एक छोटे से दायरे में रहती है और वह स्वयं ही उसका केंद्र होती है, और जो कुछ भी अर्थपूर्ण होता है उसमें केवल वही अर्थपूर्ण होता है जिसका संबंध स्वयं उससे ही हो, अन्यथा वह अर्थपूर्ण होता ही नहीं है। वह ये समझ ही नहीं सकती कि तुम वियतनाम की चिंता क्यों कर रहे हो। आखिर तुम्हारा उससे क्या मतलब है? वियतनाम का तुमसे कहीं कोई संबंध है ही नहीं। वहां कोई युद्ध हो रहा है अथवा नहीं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। और घर में बच्चा बीमार है और तुम वियतनाम की फिक्र कर रहे हो। वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि वह तुम्हारे निकट बैठी है, क्योंकि तुम तो अखबार पढ़े जा रहे हो। स्त्री एक पृथक संसार में रहती है, वह आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी होती है। सभी स्त्रियां भारतीय स्त्रियों की तरह होती हैं, वे कहीं की भी हों, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। पुरुष की प्रवृत्ति अपने केंद्र से दूर जाने की होती है, उसका रस बाहर में है। जिस क्षण वह कोई बहाना खोज पाता है
वह घर से निकल भागेगा। वह घर केवल तभी आता है जब वह कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। जब सभी क्लब और होटल बंद हो जाते हैं तब आखिर किया क्या जाए? जब कहीं भी नहीं जाना होता है वह घर तभी वापस लौटता है। एक स्त्री हमेशा गृह केंद्रित होती है, घर ही उसका आधार होता है। वह घर के बाहर केवल तभी जाती है जब जाना बहुत जरूरी होता है, उससे अन्यथा वह कुछ कर ही नहीं सकती। जब उसके लिए बाहर जाना एक अनिवार्यता बन जाती है वह तभी बाहर जाती है, अन्यथा उसका आधार घर ही है। पुरुष एक आवारा घुमक्कड़ है। पूरा पारिवारिक जीवन स्त्री द्वारा ही सृजित किया जाता है, पुरुष द्वारा नहीं। वास्तव में सभ्यता स्त्री के कारण ही अस्तित्व में है, पुरुष के द्वारा नहीं। यदि उसे अनुमति मिले तो वह एक घुमक्कड़ ही बनना चाहेगा, न कोई घर हो और न सभ्यता के बंधन। पुरुष की चेतना बाहर की ओर उन्मुख है, जबकि स्त्री की अंदर की ओर। पुरुष बहिर्मुखी है और स्त्री है अंतर्मुखी। पुरुष की दिलचस्पी हमेशा स्वयं अपने से हटकर किसी अन्य चीज में होती है। यही कारण है कि वह अधिक स्वस्थ दिखता है, क्योंकि जब तुम स्वयं से अधिक संबंध रखने लगते हो तुम अस्वस्थ हो जाते हो। पुरुष अधिक प्रसन्न दिखाई देता है। स्त्री को तुम हमेशा अपने ही बारे में दिलचस्पी लेते उदास पाओगे। जरा सा सिर दर्द हुआ नहीं कि वह सिर दर्द स्वयं में अधिक दिलचस्पी लेने और घर में ही रहने के कारण अनुपात में कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। लेकिन एक पुरुष अपने सिर दर्द को भूल सकता है, उसके पास बहुत से अन्य सिर दर्द भी हैं। वह अपने चारों ओर बहुत से सिर दर्द स्वयं उत्पन्न करता है, इसलिए उनसे बाहर आकर स्वयं के सिर दर्द बने रहने की कोई संभावना रहती ही नहीं, और वह दर्द इतना कम होता है कि वह उसके बारे में भूल सकता है। स्त्री हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहती है। कभी उसका पैर दुख रहा है, कभी कुछ उसके हाथ में हो रहा है, कभी उसकी पीठ में दर्द है, तो कोई गड़बड़ उसके पेट के साथ है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि उसकी अपनी चेतना अपने अंदर की ओर केंद्रित है। एक पुरुष की शारीरिक व्याधियां कम होती हैं, वह कहीं अधिक स्वस्थ रहता है। कहीं अधिक बाहर जाते हुए उसकी दिलचस्पी दूसरों के बारे में कहीं अधिक होती है। यही कारण है कि सभी धर्मों में तुम यह पाओगे कि यदि वहां 5 लोग उपस्थित हैं तो उनमें पुरुष एक ही होगा और स्त्रियां 4, और वह एक पुरुष भी केवल किसी स्त्री के कारण ही आया हो सकता है। पत्नी मंदिर जा रही थी, इसलिए पति को उसके साथ जाना पड़ा, अथवा वह कोई धार्मिक वचन सुनने जा रही थी, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ा। सभी गिरजाघरों में भी, सभी पूजा घरों और मंदिरों में भी तुम जहां कहीं भी जाओ, स्त्री पुरुषों का तुम्हें यही अनुपात मिलेगा। यहां तक कि बुद्ध और महावीर के पास भी जाने वालों में स्त्री पुरुषों का यही अनुपात था। बुद्ध के 50,000 भिक्षुओं में 40,000 स्त्रियां और 10,000 पुरुष थे। शारीरिक रूप से पुरुष अधिक स्वस्थ हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से स्त्री अधिक स्वस्थ हो सकती है, क्योंकि उनकी दिलचस्पियां भिन्न भिन्न हैं। जब तुम दूसरों के बारे में अधिक दिलचस्पी लेते हो तुम अपने शरीर के बारे में भूल जाते हो। तुम शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन धार्मिक रूप में तुम इतनी सरलता से विकसित नहीं हो सकते। धार्मिक विकास के लिए अंतर संबंध जोड़ना होता है। एक स्त्री धर्म में बहुत बहुत आसानी से विकसित हो सकती है, उसके लिए यह मार्ग आसान है, लेकिन राजनीति में विकसित होना उसके लिए कठिन है, और एक पुरुष के लिए धर्म में विकसित होना कठिन है। अंतर्मुखी चेतना होने के अपने लाभ हैं और बहिर्मुखी होने के अपने फायदे हैं, और दोनों के अपने अपने खतरे भी हैं। भारत एक अंतर्मुखी रूपचित्त देश है। वह एक गर्भ के समान है, बहुत अधिक ग्राह्यतापूर्ण। लेकिन यदि एक बच्चा गर्भ के अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए वहीं बने रहना चाहे तो गर्भ ही उसकी कब्र बन जाएगा। बच्चे को माँ के गर्भ के बाहर आना ही होता है, अन्यथा माँ बच्चे को गर्भ के अंदर ही मार देगी। भले ही गर्भ बच्चे के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन उसे बाहर का बहुत बड़ा संसार खोजने के लिए गर्भ छोड़ना ही पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गर्भ से अधिक सुविधाजनक हम आज तक कोई भी अन्य चीज निर्मित करने में समर्थ नहीं हो सके। इतनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति होने के बावजूद भी हम उससे अधिक सुविधाजनक कोई चीज बना ही न सके।
गर्भ ठीक एक स्वर्ग जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी बच्चे को वह स्वर्ग छोड़ना ही होता है और एक निश्चित समय के बाद गर्भ के बाहर आना ही होता है। माँ ही बहुत खतरनाक बन सकती है, वह गर्भ उसे मार भी सकता है, क्योंकि तब वही उसके लिए एक कारागृह बन जाएगा। उस समय तक के लिए अच्छा है जब बीज विकसित हो रहा है, लेकिन तब बीज से विकसित हुए पौधे को बाहर के संसार में रोपना होता। बोधि धर्म ने पूरे विश्व में चारों ओर निरीक्षण किया और चीन की भूमि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पाई। वह एक मध्यम तरह की भूमि थी, जहां कुछ भी अपनी पराकाष्ठा पर न था। वहां की जलवायु भी अपनी चरम सीमा पर न होकर बीच की थी, इसलिए वृक्ष सरलता से विकसित हो सकता था और वहां के लोग भी संतुलित थे। जहां संतुलन होता है वहीं की भूमि ठीक होती है, जिससे कुछ चीज पनप सके। अधिक सर्दी भी हानिकारक होती है और अधिक गर्मी भी। संतुलित और समशीतोष्ण जलवायु में वृक्ष विकसित हो सकता है। बोधि धर्म उस सभी को बचाकर जो भारत ने उत्पन्न किया था, उसके बीज के साथ भारत से पलायन कर चीन आ गए। कोई भी व्यक्ति इस बात के प्रति सचेत न था कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन वह एक महान प्रयोग था और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वह ठीक थे। चीन में वृक्ष विकसित हुआ और विशाल अनुपात में विकसित हुआ। यद्यपि वह वृक्ष बहुत बड़ा और विशाल हो गया, लेकिन उसमें फूल नहीं खिले। उसमें फूल आए ही नहीं, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए बहिर्मुखी चेतना की भूमि की जरूरत थी। ठीक जैसे कि एक बीज अंतर्मुखी होता है, फूल होता है बहिर्मुखी। बीज स्त्रैण चेतना की भांति होता है और फूल होता है पुरुष चेतना की भांति। फूल बाहर के संसार में खिलता है और बाहर के संसार में ही अपनी सुवास बिखेरता है। तब वह सुगंध हवा के पंखों द्वारा सुदूर विश्व के कोने कोने तक फैल जाती है। जो ऊर्जा बीज में छिपी थी, फूल उसी ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैला देता है। वह एक द्वार बन जाता है। फूल वृक्ष को छोड़कर तितलियों की तरह उड़ना चाहते हैं। वास्तव में सूक्ष्म रूप में वे यह कर भी रहे हैं। वे वृक्ष की आत्मा की सुवास और वृक्ष के होने के अर्थ और महत्व को विश्व में चारों ओर फैला रहे हैं। वे महान सहभागी हैं। एक बीज एक बहुत बड़े लोभी की भांति स्वयं अपने तक सीमित और बंद रहता है, और एक फूल उसकी संपदा को चारों ओर बांटता है। जापान एक बहिर्मुखी चेतना का देश है। इसके लिए जापान की ही आवश्यकता थी। वहां की जीवन शैली और चेतना बहिर्मुखी है। जरा देखें, भारत में तो कोई भी व्यक्ति बाहर के संसार के बारे में बहुत अधिक चिंता करता ही नहीं। अपने कपड़ों के बारे में, अपने घर और अपने रहन सहन के बारे में कोई भी कुछ भी फिक्र करता ही नहीं। यही कारण है कि भारत एक गरीब देश बना रहा। यदि तुम बाहर के संसार के बारे में फिक्र करोगे ही नहीं, तो तुम धनी और समृद्ध कैसे बन सकते हो? यदि बाहर के संसार को बेहतर बनाने के लिए तुम दिलचस्पी लोगे ही नहीं, तो तुम गरीब ही बने रहोगे। और भारत जीवन से पलायन करने के मामले में हमेशा से पहले से ही तैयार रहा है। सभी बुद्ध इस बारे में ही बताते रहे कि कैसे पूर्ण रूप से सभी कुछ का पूरी तरह त्याग किया जाए, न केवल समाज से बल्कि स्वयं इस अस्तित्व से भी अंतिम रूप से कैसे मुक्त हुआ जाए। पूरा संसार उन सभी के लिए बहुत ऊब उत्पन्न करने वाला था। भारतीय दृष्टि में जीवन केवल मटमैला है, उसमें दिलचस्पी लेने जैसा कुछ नहीं है, और प्रत्येक वस्तु व्यर्थ के भार और ऊब से भरी हुई है। एक व्यक्ति को पिछले कर्मों के अनुसार उसे केवल ढोए जाना है। यदि कोई भारतीय किसी के प्रेम में पड़ता भी है, तो वह कहता है कि ऐसा पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है और उसे इसके द्वारा किसी तरह गुजर जाना है। प्रेम भी उसके लिए एक बोझ की तरह होता है, जिसे उसे घसीटना भर होता है। भारत का झुकाव जीवन की अपेक्षा मृत्यु की ओर अधिक है। एक अंतर्मुखी व्यक्ति का झुकाव मृत्यु की ओर होना ही है। यही कारण है कि भारत में वह सभी विधियां विकसित हुईं कि कैसे पूर्ण रूप से ऐसी मृत्यु को प्राप्त किया जाए कि तुम्हारा जन्म फिर से ना हो। उनके लिए जीवन नहीं, मृत्यु ही लक्ष्य है। जीवन है मूर्खों के लिए और मृत्यु है उनके लिए जो प्रज्ञावान है। बुद्ध और महावीर कितने भी सुंदर और महान क्यों ना हो, तुम उन्हें अपने आप में बंद ही पाओगे। उनके चारों ओर अनासक्ति का एक आभा मंडल हमेशा बना रहता है। उनके आसपास चाहे कुछ भी घट रहा हो, उनका उससे कोई भी संबंध नहीं होता। वह चाहे इस ढंग से हो और चाहे उस ढंग से, उन्हें उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है।
चाहे पूरा संसार जीवित रहे अथवा मर जाए, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक भयंकर उपेक्षा और तटस्थता है उनमें। इस तटस्थता में खिलावट का होना संभव ही न था। जापान पूरी तरह एक भिन्न देश है। जापान के लिए चेतना कुछ ऐसी है जैसे मानो अंदर का कुछ अस्तित्व है ही नहीं, केवल बाह्य जगत ही अर्थपूर्ण है। जरा जापानी लोगों की पोशाक देखो, उनमें फूलों और इंद्रधनुष के सारे रंग हैं, जैसे मानो बाहर का संसार ही सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। अब जरा पुराने समय की भारतीय पोशाक को देखो, फिर जापानी वस्त्रों की ओर देखो। जरा किसी भारतीय को भोजन करते हुए देखो और फिर किसी जापानी की ओर देखो। किसी भारतीय को चाय पीते हुए देखो और फिर जापानी की ओर देखो। एक जापानी साधारण सी चीजों में भी एक समारोह सृजित करता है। चाय पीने को लो, वह उसे एक उत्सव बना देता है, वह एक कला बन जाती है। उनके लिए जो कुछ बाहर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वस्त्र पहनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपसी रिश्ते नाते भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम संसार भर में जापानी की अपेक्षा कोई अन्य बहिर्मुखी व्यक्ति नहीं खोज सकते, हमेशा मुस्कुराता हुआ और प्रसन्न। भारतीयों के लिए वे लोग उथले दिखाई देंगे, वे गंभीर नहीं दिखाई देंगे। भारतीय लोग अंतर्मुखी हैं और जापानी हैं बहिर्मुखी। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक जापानी व्यक्ति समाज में सदा क्रियाशील रहता है। पूरी जापानी संस्कृति की दिलचस्पी इसी बात में रहती है कि कैसे एक सुंदर समाज सृजित किया जाए, कैसे संबंधों को मधुर बनाया जाए, कैसे प्रत्येक छोटी से छोटी चीज को कितने सुंदर ढंग से किया जाए और कैसे प्रत्येक वस्तु को महत्व दिया जाए। उनके मकान इतने अधिक सुंदर और सजे हुए होते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति के भी घर का अपना एक अलग सौंदर्य होता है। वह कलापूर्ण होता है और उसका अपना अनूठापन होता है। वह अधिक समृद्ध नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी एक विशिष्ट अर्थ में अपने संयोजन, व्यवस्था और सौंदर्य के कारण वह समृद्ध होता है। प्रत्येक छोटी से छोटी चीज के विस्तृत विवरण में बुद्धि का उपयोग किया जाता है कि किस स्थान पर खिड़कियां होनी चाहिए, उनमें किस तरह के पर्दे लगाने चाहिए और कैसे खिड़कियों के द्वारा चंद्रमा को आमंत्रित किया जाना चाहिए। चीजें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन प्रत्येक अपने विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारतीय के लिए कुछ भी अर्थ नहीं रखता यह सभी कुछ। यदि तुम भारत के किसी प्राचीन मंदिर में जाओ, वह बिना खिड़कियों के होगा, उसमें स्वच्छता नहीं होगी, ताजी हवा के आने जाने की व्यवस्था नहीं होगी, वहां कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा, यहाँ तक कि वहां गंदगी और कुरूपता मिलेगी। वहां धूल उड़ रही है, धुएं से दम घुट रहा है, लेकिन कोई कुछ भी फिक्र नहीं करता। मंदिरों के ठीक सामने तुम गायों को बैठे हुए पाओगे। लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कुत्ते भौंकते हुए लड़ रहे हैं और कोई भी इससे परेशान नहीं होता। उन्हें बाहर की व्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता ही नहीं है, उनकी बाहरी चीजों में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। और ठीक इसके विपरीत दूसरी पराकाष्ठा पर जापान है, जिसकी बाहर की वस्तुओं में दिलचस्पी बहुत अधिक है। और जैन का पूरा वृक्ष चीन से जापान ले जाकर पुनः रोप दिया गया, क्योंकि जापान की जलवायु ही इसके लिए अनुकूल थी। वहां इस वृक्ष में हजारों रंगों के पुष्प खिले और उसकी पूरी खिलावट हुई। इसी तरह से यह घटना फिर घटने जा रही है। मैं पुनः जैन की ही बात कह रहा हूं। इसे फिर वापस भारत लाना है, क्योंकि जापान में यह वृक्ष जितना पुष्पित हो सकता था हो चुका। सभी पुष्प नीचे झर गए और जापान बीज का सृजन नहीं कर सकता। जापान चूंकि अंतर्मुखी देश नहीं है, इसलिए वह बीज का सृजन नहीं कर सकता। इसीलिए वहां प्रत्येक चीज अब एक बाह्य कर्मकांड बनकर रह गई है। जापान में जैन मर चुका है। वहां अतीत में उसकी खिलावट जरूर हुई, लेकिन अब यदि तुम रानीटी सुजुकी तथा अन्य लोगों की जैन पर लिखी पुस्तकें पढ़ो, यदि तुम जापान जाकर जैन की खोज करो, तुम खाली हाथों वापस लौट आओगे। जापान में जैन लुप्त हो गया, अब वह यहाँ भारत में है। वह देश उसकी खिलावट में सहायक बन सका, लेकिन अब सभी फूल पृथ्वी पर गिरकर लुप्त हो गए और वहां अब कुछ और रहा ही नहीं। अब वहां संस्कार और कर्मकांड ही रह गए हैं, क्योंकि जापानी बहुत अधिक कर्मकांडी और संस्कारित हैं। जैन मठों में अब भी प्रत्येक चीज उसी तरह से चल रही है जैसे मानो उसकी अंतरात्मा अब भी वहां हो, लेकिन अब वहां आंतरिक समाधि नहीं है और सिंहासन खाली है। घर का मालिक जैसे कहीं और चला गया है, अब वहां परमात्मा है ही नहीं।
केवल कोरे कर्मकांड रह गए हैं। और चूंकि वे बहिर्मुखी लोग हैं, वे इन कर्मकांडों को करते रहेंगे। प्रतिदिन सुबह वे 5 बजे उठेंगे, वहां समय की सूचना देने को घंटी बजेगी। वे चाय घर की ओर प्रस्थान करेंगे, वहां वे चाय लेंगे, फिर वे ध्यान कक्ष में जाएंगे और वे आंखें बंद कर बैठ जाएंगे। प्रत्येक चीज का अनुसरण ठीक वैसा ही किया जाएगा, जैसे मानो जैन की आत्मा अब भी वहां अस्तित्व में हो, लेकिन वह विलुप्त हो चुकी है। वहां अब भी जैन मठ हैं, वहां हजारों भिक्षु भी हैं, लेकिन वृक्ष जितना पुष्पित हो सकता था, हो चुका, और अब वहां बीज का सृजन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यहाँ जैन पर इतना अधिक बोल रहा हूँ, क्योंकि केवल भारत ही उस बीज का फिर से सृजन कर सकता है। पूरा विश्व एक गहन ऐक्य और एक लयबद्धता के कारण ही अस्तित्व में है। भारत उस बीज को पुनर्जन्म दे सकता है, लेकिन अब विश्व में चारों ओर बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। चीन में अब वह संभावना नहीं रही, क्योंकि साम्यवादी होने के कारण वह एक बहिर्मुखी चेतना का देश बन चुका है। अब वहां आत्मा की अपेक्षा पदार्थ अधिक महत्वपूर्ण है। अब वह चेतना की नई तरंगों को ग्रहण करने के लिए अपने द्वार बंद कर चुका है। मैं समझता हूं यदि कोई देश ऐसा है जो भविष्य में उसे फिर से भूमि दे सकता है, तो वह इंग्लैंड है। तुम्हें आश्चर्य अवश्य होगा, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में यह देश अमेरिका है। विश्व में अब सबसे अधिक संतुलित देश इंग्लैंड ही है, पुराने दिनों में ठीक जैसे चीन था। अब जैन के बीज को इंग्लैंड ले जाकर बोना है, वहां वह विकसित होकर एक वृक्ष तो बनेगा, लेकिन उसमें खिलावट ना होगी। इंग्लैंड की चेतना रूढ़िवादी है, हमेशा मध्य मार्ग में ही प्रवाहित होती है। वहां का मन उदार है, वे लोग कभी किसी चरम सीमा पर नहीं जाते, मध्य में ही बने रहते हैं, और यही चीज सहायक बनेगी। इसी कारण मैं अधिक से अधिक ब्रिटेन के लोगों को अपने आसपास चारों ओर बस जाने की अनुमति दे रहा हूं। ऐसा केवल वीसा के कारणों से नहीं है, क्योंकि एक बार जब बीज तैयार हो जाए, मैं चाहूंगा कि वह इंग्लैंड ले जाया जाए, फिर इंग्लैंड से वह अमेरिका जा सकता है, और फिर वहां उसकी खिलावट होगी, क्योंकि अमेरिका ठीक अभी सबसे अधिक बहिर्मुखी चेतना का देश है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जैन एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि यदि ये सभी स्थितियां पूरी हों, केवल तभी कोई चीज घट सकती है। अब इस बोध कथा को समझने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे प्रसंग बहुत अर्थपूर्ण हैं, क्योंकि जैन के लोग कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में घटता है, उसे अभिव्यक्त नहीं किया सकता, लेकिन उसे दिखाया जा सकता है। एक ऐसी स्थिति निर्मित की जा सकती है जिसमें उस ओर इशारा किया जा सकता है। उस संबंध में शब्द कुछ भी बताने में समर्थ नहीं हो सकते, लेकिन एक जीवंत प्रसंग इसे स्पष्ट कर सकता है। यही कारण है कि जैन में इतने अधिक वृत्तांत और बोध कथाएं हैं। यह बोध कथाएं ही संकेत देती हैं। अन्य कोई दूसरा ऐसी सुंदर बोध कथाएं सृजित करने में समर्थ न हो सका। यह सूफियों की भी कथाएं हैं, यह हसीद की कथाएं भी हैं, और यहाँ कई अन्य भी हैं, लेकिन जैन कथाओं का कोई मुकाबला नहीं। जैन के पास ही सही चीज पर चोट करने की निर्दोष विधि है, और उससे वह संकेत मिलता है जिसे इंगित किया ही नहीं जा सकता, और वह भी इतने सरल तरीके से कि तुम उससे चूक सकते हो। तुम्हें उसके लिए खोज करनी होगी, तुम्हें उसके लिए इधर उधर टटोलना होगा, कि वह वृत्तांत अपने आप में इतना सरल है कि तुम उससे चूक सकते हो। वह बहुत जटिल नहीं है। वास्तव में उसके लिए बुद्धि की जरूरत ही नहीं, वस्तुत उसके लिए हृदय के द्वार खोलना है, जिससे तुम उसे समझ सको। जरा इस छोटे से वृत्तांत को देखें जो जैन के पूरे महत्व को दर्शाता है। किसी व्यक्ति ने सद्गुरु बोकुजू से पूछा, हमें प्रतिदिन कपड़े पहनने होते हैं और भोजन भी करना होता है, इस सभी से हम कैसे बाहर हो जाएं? यही बात यदि उसने बुद्ध से भी पूछी होती तो ठीक ऐसा ही उत्तर उनसे न मिला होता। वह उत्तर तो बीज के चित्त से आया होता। बुद्ध ने कहा होता, ये सभी कुछ एक भ्रम और धोखा है, और अधिक होशपूर्ण बनो। इस संसार द्वारा सपने और भ्रम प्रक्षेपित करने वाली क्षमता को पहचानो। जो तुम देख रहे हो वह सभी कुछ माया है। अधिक से अधिक सचेत बनो, और यह खोजने का प्रयास मत करो कि कैसे इससे बाहर हुआ जाए, क्योंकि कोई भी स्वप्न से बाहर कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जैसे ही सचेत हो जाता है, वह उससे बाहर हो जाता है। क्या तुमने कभी भी किसी व्यक्ति को सपने से बाहर आते हुए देखा है? एक सपना तो झूठा होता है, तुम उससे बाहर कैसे हो सकते हो?
पहली बात तो ये चमत्कार है कि तुम उसमें प्रविष्ट हो गए, क्योंकि वह झूठा है, वह वहां है ही नहीं, और तुमने उसमें प्रवेश पा लिया। और अब पूछ रहे हो कि उससे बाहर कैसे आए। जिस तरह से तुमने उसमें प्रवेश किया उसी तरह उससे बाहर आ जाओ। तुमने यह विश्वास करते हुए कि वह असली और सत्य है उसमें प्रवेश किया था। यही वह तरीका है जिससे कोई भी स्वप्न में प्रविष्ट होता है, यह विश्वास करते हुए कि वह वास्तविक है। इसलिए यह समझते हुए कि वह वास्तविक और सच नहीं है, अपना विश्वास छोड़ दो और तुम स्वप्न के बाहर आ जाते हो। उससे बाहर आने की अन्य कोई भी न तो विधियां हैं, न कोई तरकीबें हैं, और न कोई चरण है। बुद्ध ने कहा होता, जरा देखो, तुम्हारा पूरा जीवन ही एक सपना है और तुम उससे बाहर हो गए होते। आज इतना ही, बाकी अगले पार्ट में